स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग दृष्टि की बुक को की समरी यहाँ पर देखेंगे। आज इसमें हम लोग 34th चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में संवैधानिक विकास। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो अपलोडेड हैं, 3 प्लेलिस्ट में है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के नाम से। उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप वहाँ से पहुँच सकते हैं। चैनल भी विजिट करें तो आपको मिल जाएगा। भारत में संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है, इसका जो शुरुआत होती है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। दरअसल इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि 1765 में जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है तो जैसे दीवानी अधिकार मिल जाते हैं तो जो कर्मचारी थे वो बंगाल में लूट खसोट करने लगते हैं और कंपनी लगातार युद्ध में लगी रही। तो इससे क्या हो गई, उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई और एक हालत ये भी हो गई कि उसकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन भी दे पाने में असमर्थ हो रही थी। तो कंपनी ने सहायता मांगी ब्रिटिश संसद से। तो जिससे आप पैसा मांगोगे तो वो फिर क्या करेगा, आपको रेगुलेशन में ले आएगा। तो प्रतिवेदन के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो यही भूमिका बनती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो एक लिखित संविधान होता है ये। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयास की शुरुआत थी। तो इस एक्ट द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ये 4 सदस्यीय थे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो सीजे थे, मुख्य न्यायाधीश, वो थे सर एलिजा हेम्पे। उसके अलावा 3 थे चैम्बर्स, लिविंगस्टन, हाइड। 3 इसमें अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। इसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव ये था कि बंगाल का जो गवर्नर था वो तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया। तो इसी में इसके साथ ही उसको कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। तो बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के अनुसार कंपनी के अधीन कोई सैनिक या असैनिक अधिकारी निजी व्यापार भारतीयों में से किसी भी प्रकार का उपहार, दान, पारितोषिक ग्रहण नहीं कर सकते थे, यानी कि बिना लाइसेंस व्यापार पर उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जो ये कलकत्ता में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये यूपीपीसीएस के 2010 में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सर एलिजा एम्पे जो थे मुख्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिविंगस्टन, हाइड जो थे वो अन्य न्यायाधीश थे। इसके साथ ही साथ जो अधिनियम में व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 4 साल के लिए चुना जाएगा। इनकी संख्या 24 हो जाएगी, जिसके 1/4 यानी 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसको भारत के राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों संबंधी जानकारी ब्रिटिश क्राउन के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बहुत सारी बातें रेगुलेशन के तौर पर सबसे 2 महत्वपूर्ण बात कौन सी याद रखनी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट, दूसरा याद रखनी है आपको गवर्नर जनरल जो है वो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा, इसका प्रावधान किया गया। कुछ कमियां थी तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए 1781 में सुलझाने की कोशिश की गई। तो इसमें क्या था कि कंपनी के पदाधिकारी जो थे वो अपने शासकीय रूप से किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से इनको बाहर किया गया इस संशोधनात्मक अधिनियम के बाद। और इसमें यह भी किया गया कि उच्चतम न्यायालय को अपनी आज्ञाएं, आदेश लागू करते समय, सरकार को नियम और विनियम बनाते समय भारतीयों के धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीति रिवाजों का ध्यान में रखना होगा। और तीसरा परिवर्तन ये किया गया कि अब गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए नियम को सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आने के बाद बहुत सारी बाउंडेशन हो गई थी काम करने में। तो इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए सही किया गया। थोड़ा सा इसको अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो जो ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, संशोधनात्मक अधिनियम है, तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम माना जा सकता है। तो ये रहा आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो इसमें क्या था कि 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। दरअसल अब सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया था। तो इसमें क्या किया गया कि सभी सैनिक राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य जो हैं वही अनुबंधित सेवक होंगे।
तो भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथ में दे दिया गया। और इसके बारे में एक बात और कही जाती है कि जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, ये ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज माना जाता है। इसमें यह भी किया गया कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इसके साथ ही साथ इसमें एक बदलाव और किया गया कि बम्बई तथा मद्रास की परिषद का गठन किया गया और बंगाल को उनके अधीक्षण का अधिकार भी दे दिया गया। अब इसमें यह कहा गया कि जो युद्ध तथा संधि करते थे गवर्नर जनरल देसी राजाओं से, तो उसके लिए युद्ध तथा संधि करने के पूर्व डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बिना वो किसी को सहायता का भी आश्वासन नहीं दे सकते थे। और ध्यातव्य है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। तो इसमें कई बातें आ जाती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये यूपीपीसीएस 2003 का क्वेश्चन है। और गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या जो है 3 कर दी गई, 4 से घटा करके। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का भी अधिकार दे दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो पिट्स इंडिया एक्ट में आती हैं 1784 में। 1784 के बाद आता है 1786 का अधिनियम। इस 1786 का अधिनियम जो है दरअसल कार्नवालिस के लिए लाया गया था। इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस था वो गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। तो इसीलिए इस प्रावधान के जरिए 1786 के एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दे दी गई। और यही नहीं, उसको परिषद के निर्णयों को रद्द करने का और अपना निर्णय लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया, यानी कि वीटो पावर। तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी मिल जाता है 1786 के अधिनियम के द्वारा। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखना है। चार्टर अधिनियम 1793, तो इसको 1793 का चार्टर भी कह सकते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। अब यहाँ क्या किया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा हमेशा, ठीक है, सबके जरिए। तो ये कॉमन सी बात थी। इसमें एक बात का ध्यान रखा गया कि जो मुख्य सेनापति होगा उसको गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः सदस्य होने का अधिकार नहीं था और जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कार्नवालिस को का मानना था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। तो वो थोड़ा सतर्क हो गया था कि जिला कलेक्टर बहुत पावरफुल पोस्ट हो गई, इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट 1813 का राजलेख, चार्टर एक्ट 1813, बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी जो प्रमुख बातें हैं, तो 20 वर्ष का जो बढ़ाया गया है उसको अभी आप छोड़िए, आगे देखिए। इसमें क्या किया कि अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। व्यापारिक लेन देन राजस्व खातों को अलग कर दिया गया 1813 के जरिए। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब केवल कंपनी ही व्यापार करेगी ऐसा नहीं होगा, उसके साथ अन्य भी यूरोपीय कंपनियां व्यापार कर सकती हैं। हालांकि उसके साथ जो चीन के साथ व्यापार हो रहा था और चाय का जो व्यापार था उसका एकाधिकार उस पर बना रहा। ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो इसके अधिकार जो भी बने हैं ना, ये इसके आगे आने वाले 20 साल बाद जो अधिनियम आएगा 1833 उसमें भी समाप्त हो जाएंगे। तो जब कहा जाएगा भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो 13, और जब कहा जाए कि पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया या चीन के और चाय के साथ व्यापार भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो वो 1833 आएगा, वो आगे अभी पढ़ेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धन प्रचार की अनुज्ञा दे दी गई, यानी कि ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पर अपना भारत में प्रवेश की छूट उनको मिल गई। 1813 की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा और उस 1 लाख के जरिए भारतीय शिक्षा पर इसका खर्च किया जाएगा। इसी में बाद में प्राच्य पाश्चात्य विवाद आया कि वो किस पर खर्च किया जाए, तो इस पर काफ़ी चर्चा होगी। ये पॉलिटी का टॉपिक है, वहाँ पर इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो कई बातें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। 3 बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली भारत में। दूसरा आपको इसमें याद रखना है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए। 2 चीज़ें इसमें बनाई रह गई, चीन का व्यापार और चाय का व्यापार।
तीसरा था शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का उपबंध किया गया था। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट, आप इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाएगा। इसके बाद पूछा जाने वाला अधिनियम है 1833। तो इसको 1833 का राजलेख कहिए या चार्टर एक्ट 1833 कहिए, जिसमें भी अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए। अब यहाँ देखिए लिखा मिल जाएगा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है वो पूर्णतया समाप्त कर दिए गए। अब यानी कि कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब केवल राजनीतिक कार्य करेगी। अब ब्रिटेन की मंशा जो थी वो यहाँ पर परिलक्षित हो गई। तो भारत का गवर्नर जनरल जो है वो, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी बात थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी इसके पहले हमने 1773 में पढ़ा था कि बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर होगा, ठीक है। तो अब वो कंपनी का यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, यानी कि अब उसकी शक्तियाँ बढ़ा दी गई। तो शासन प्रणाली का केंद्रीकरण भी कर दिया गया इसके जरिए, ठीक है। अब कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण कर दिया गया। अब क्या किया कि केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो बम्बई मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी वो समाप्त कर दी गई। इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चौथे सदस्य की एंट्री कराई गई, कानूनी सदस्य। अब भाई जब कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तो कानूनी सदस्य की ज़रूरत होगी ना, तो मैकाले को बुलाया गया, चौथे सदस्य के रूप में इसमें सम्मिलित किया गया। अब कानून बनेगा तो उसको संचित करना, संहिताबद्ध करना, सुधारने की भावना से काम करना, इसके सबके लिए एक आयोग की ज़रूरत होगी ना। तो एक विधि आयोग की स्थापना की गई 1833 के तहत। तो कई बातें इसमें आपको इम्पॉर्टेंट मिल जाती हैं, यहाँ तक कि इस राजलेख में भारतीय संविधान निर्माण के आंशिक संकेत देखने को मिलते हैं। गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए बजट तैयार करने का भी अधिकार दे दिया गया। एक और बात इसमें कही कि कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को जन्म स्थान, मूलवंश, रंग के आधार पर योग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। तो इससे क्या हो गया कि जब ये इसमें दिया नहीं है, इसको मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा कि 1833 में जब ऐसा कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को भेदभाव के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, तो भारतीयों का प्रशासन में भाग लेना संभव हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं। और इसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं तो रिवाइज कर दूं कि 1833 की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, प्रशासन का केंद्रीकरण हो गया, कानून बनाने का केंद्रीकरण हो गया, विधि आयोग आ गया, चौथे सदस्य की एंट्री हो गई, ठीक है। अब व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए। तो ये हो गया आपका 1833 का। अब 1833 के बाद 20 साल और जोड़ लीजिए, 1853। तो 1813, 20 जोड़िए 33 और 20 जोड़िए फिर 53। 1853 का राजलेख, चार्टर एक्ट 1853। क्या खास बातें थी? अगर कीवर्ड पकड़े तो 12 सदस्यीय विधान परिषद, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, वित्त सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाना, नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कराना, ऐसी बहुत सारी बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया कि संसद चाहे तो कंपनी का प्रशासन कभी भी अपने हाथ में ले सकता है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, लेकिन भुगतान कंपनी करेगी। और डायरेक्टरों की संख्या जो है 24 से घटा करके 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। जो सरकारी नियुक्तियां थी उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और इसमें मैंने कहा कि जो विधान परिषद में सभी क्षेत्रों के प्रांतों के प्रतिनिधि हैं उनको इसमें लाया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इसमें देखने को मिलता है 1853 में। तो इसमें क्या था कि सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात थी कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई 1853 के राजलेख में। आइए अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। याद हो गया होगा कि 1857 में क्रांति हो गई थी। तो क्रांति होते ही क्या होगा, क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन बहुत एक्टिव हो जाएंगे ना, तो कंपनी का शासन समाप्त। कोई भी होगा तो कहेगा भैया अब तुमसे शासन नहीं हो रहा, हटो, हमें दे दो। तो 1857 की बड़ी क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त होगा। तो सारे के सारे बदलाव आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। कंपनी का शासन समाप्त, शासन सम्राट के अधीन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सब समाप्त। उसकी जगह क्या हो गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई और भारत में एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हो गया। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये जब आपको मिलेंगे
तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्रांति के बाद का ये माहौल रहा होगा, उसमें ये सारे बड़े जो परिवर्तन है वो कर दिए गए। तो डिटेल में आपका यहाँ दिया है कि भारत शासन चलाने का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का समाप्त करके उनके अधिकार को 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया, जिसके अध्यक्ष को मुख्य राज सचिव या भारत राज सचिव के नाम से जाना गया। तो भारत राज सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इसमें एक शब्द आता है होम चार्जेस। ये क्या था? दरअसल जो ये भारत परिषद थी और भारत सचिव का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी मत थी। तो इन सब का जो खर्च आता था इसको कहते थे होम चार्जेस, मतलब पेमेंट करेंगे हम, काम करेंगे उनके कर्मचारी। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? वायसराय, और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। और प्रथम वायसराय कौन था? क्योंकि वही गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, और वही क्या बन जाते हैं? वायसराय। जो कॉमनेंट सिविल सर्विस में नियुक्तियां होती थी वो खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। इसके बाद आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब आपको थोड़ा वो 20-20 साल वाला नहीं मिलेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि अब जब क्राउन के हाथ में आ गया तो उसको जब ज़रूरत लगेगी तब वो अपना कोई अधिनियम, और जो एक्ट आते थे चार्टर, अब सब आपको एक्ट मिलेंगे, अधिनियम। तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसमें कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। तो अगर कहा जाए कि विधानसभा की स्थापना की गई तो बिल्कुल सही बात है। इसके तहत भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। इसके तहत इसमें क्या क्या किया गया? तो वायसराय को नए प्रांत के निर्माण का इसमें अधिकार दिया गया। जो विभागीय प्रणाली थी उसकी शुरुआत, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू करना, और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसमें मिला। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार था। इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया। ये 5वां सदस्य क्या होगा? विधिवेत्ता होगा। तो कार्यकारिणी परिषद को अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए कानून बनाने की इजाज़त दी गई। इस प्रकार क्या हुआ कि कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। तो कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को जो है वायसराय मनोनीत कर सकता था। उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था। तो इसमें न्यूनतम आधे होते थे वो गैर सरकारी होते थे। यहीं से गुंजाइश बढ़ जाती है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की एंट्री की। तो इस एक्ट में बम्बई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण को उनमें संशोधन का अधिकार फिर से दे दिया गया, लेकिन प्रावधान किया गया कि कानून उनका तभी लागू होगा, वैध होगा, जब वायसराय उसकी अनुमति दे दे। तो बम्बई और मद्रास को वायसराय की अनुमति के बाद विधि निर्माण का अधिकार मिल गया। अगर कोई संकटकालीन स्थिति है तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन वो अध्यादेश 6 महीने तक ही लागू रह सकते थे। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई। तो ये उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 था और कब लागू हुए थे? 1862। थोड़ा ऑप्शन में जैसे आया क्वेश्चन उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला आएगा जो इम्पोर्टेंट है, इसमें दिया नहीं है, 2 आते हैं। एक 1873 का अधिनियम आता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है 1 जनवरी 1884 को। और 1876 में एक शाही उपाधि अधिनियम आता है। तो इसमें क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। तो इसमें उन दोनों को दिया नहीं है, ठीक है। ये पॉलिटी का टॉपिक है तो थोड़ा उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसमें केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियों, कार्य तथा संरचना का उल्लेख किया गया है। तो एक ऐसा अधिनियम था जिसमें भारतीय विधान परिषदों के बारे में डिटेल से बात की गई। तो केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, ठीक है। ये सबसे इसकी इम्पोर्टेंट बात थी। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं था। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी, इनडायरेक्ट थी, और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में ये सब पूछे जाएँ तो इनको गलत नहीं करिएगा। विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। पहला ये था कि बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, हालांकि कोई प्रस्ताव या मत विभाजन कराने का अधिकार नहीं था। दूसरा यह था कि सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की पूर्व सूचना देकर उनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। तो थोड़े बहुत सीमित अधिकार इसमें दिए गए भारतीय सदस्यों को। इसके बाद आता है, हाँ, थोड़ा इसके लिए कहा जा सकता है कि 1892 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है अगर आपसे पूछा जाए। तो
एक नज़र में 1892 में आपको बता दूं, ऐसे ही अगर आप याद रखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ, अंशतः संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ, ये इसी से होता है, ठीक है। और बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार इसी में मिला, लेकिन मतदान या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ये ध्यान रखने वाली बात। तो 1892 में इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार है। तो इसमें जो मार्ले थे वो भारत सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे, ऐसे भी करके पूछ लिया जाता है। इसमें क्या किया गया, सदस्य संख्या 69 कर दी गई। तो इसमें 37 शासकीय, 32 गैर शासकीय। तो जो 32 अशासकीय सदस्य थे 5 गवर्नर जनरल द्वारा मैनेज किए जाते थे, 27 निर्वाचित किए जाते थे। तो इसका सबसे विवादित प्रावधान ये था कि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसीलिए इससे सांप्रदायिकता बढ़ी। तो इसको जो है ये सांप्रदायिक अधिनियम तरीके का आया सामने। इसमें क्या था कि बजट पर बहस करने के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया, लेकिन निर्वाचन का या मतदान का अधिकार नहीं था बजट पर, ठीक। ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन वह स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग रख सकते थे। ये जो आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट थोड़े फेमस है। तो यहाँ इन्फो बॉक्स एक शेयर किया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। इसी के संदर्भ में भारत सचिव जो मार्ले थे, जिनके नाम पर यह है, उन्होंने मिंटो को लेटर लिखा था। तो उसमें एक लाइन मिलती है कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बोल रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। इससे पता चलता है कि उनकी थिंकिंग क्या थी इंडिया में। के.एम. मुंशी ने कहा कि इस एक्ट ने भारत के में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोंट दिया। अच्छा, ये क्या है पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसकी वजह से सब इतना परेशान हो रहे हैं? इसका मतलब ये था कि मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसको वोट केवल मुस्लिम ही करेगा, कोई दूसरा नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। गांधी जी ने तो इसको सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कह दिया और इसके प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी जाती है। तो ये 1909 का रहा। तो इसमें सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। इसी के तहत इसमें थे के.सी. गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी, ठीक। तो कई इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें जो पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें यह था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र यह मुसलमानों के लिए घोषित किया गया और बजट पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं और मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा और नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1919, जैसे उसको मार्ले मिंटो कहा गया वैसे इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। इसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे। इसको थोड़ा उल्टा ना होने पाए क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी यहीं से पूछ लिया जाता है। यही अधिनियम था जिसमें पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसमें स्वतंत्र डोमिनेंट की स्थिति प्रदान करने की बात सर्वप्रथम कही गई थी। उत्तरदायी शासन का शब्द का स्पष्ट प्रयोग भी किया गया था। तो इसमें क्या किया गया कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की यहाँ पर व्यवस्था की गई। अब इसका सबसे विवादित पक्ष क्या था? जो पृथक निर्वाचन मंडल आपने देखा मुसलमानों के लिए था, उसका विस्तार कर दिया गया। मज़ा आ रहा था ना अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ इसको सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन सब के लिए कर दिया। मतलब सिख कैंडिडेट को सिख वोट करेगा, ईसाई कैंडिडेट को ईसाई केवल वोट कर सकते हैं, मुसलमानों को केवल मुसलमान वोट कर सकते हैं। मतलब क्या था कि सभी अपने अपने को वोट करेंगे तो सभी की डिमांड अलग होगी और कभी उनमें एकता आएगी ही नहीं। तो ये था इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का इसमें विस्तार कर दिया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इसको सब पर लागू किया गया। इसकी खास बात क्या थी? इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली देखने को मिलती है, महिलाओं को मताधिकार इसके तहत दिया जाता है और भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी की जाती है। यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन मैं इसको आपको अलग से ऐड कर दे रहा हूँ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, ये तो दिया हुआ है। इसमें जो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली थी 1919 में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसके जरिए होती है? 1919 में। यही प्रांतों में जो द्वैत शासन है ना, इसी को समाप्त करके केंद्र में लागू किया जाएगा इसके अगले अधिनियम 1935 में। ये द्वैत शासन प्रणाली है क्या? तो द्वैत दो भागों में बांट दीजिए। तो एक था आरक्षित, एक था हस्तांतरित। तो आरक्षित किसके हाथ में रहेगा?
जाहिर सी बात है भूमिकर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन कौन लेगा? तो ये लेंगे ब्रिटिशर्स, जितने इंपॉर्टेंट हैं और जितने हस्तांतरित थे, यानी जितना उत्तरदायित्व होगा, शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, कृषि, निर्माण, सार्वजनिक निर्माण, ये सब किसको मिलेगा? तो भारतीयों को मिलेगा। तो ये आरक्षित हस्तांतरित भागों में इसको बांटा गया, पैसा कमाए वो। तो ऐसा द्वैत शासन में भी देखने को मिला। यहाँ भी ये जो है द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में इसकी शुरुआत हुई। यहाँ पर कई टॉपिक दिए गए हैं, मैंने सारे को नहीं पढ़े हैं, आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से पूछे गए होंगे। इसमें एक शब्द जो हमने शुरुआत में बोला, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। जो 1919 का अधिनियम है, थोड़ा इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है, इसका डिटेल ये है कि इसमें द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो इसमें दो सदन जैसे आज हैं, आपका एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। तो उस समय निम्न सदन का नाम था विधानसभा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें नहीं दिया गया है। निम्न सदन था विधानसभा और जो उच्च सदन था उसका नाम था राज्य परिषद। तो राज्य परिषद में 60 सदस्य संख्या थी और जो विधानसभा थी उसमें 145। तो यहाँ विधानसभा आज वाली विधानसभा मत सोचिएगा, ठीक है। तो ये केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना इस तरीके से की गई। और यहाँ बात ये थी इंपॉर्टेंट कि दोनों सदनों की शक्तियाँ समान थी, लेकिन बजट की स्वीकृति केवल विधानसभा देती थी, ठीक। तो ये पीसीएस और एमपी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और 1919 से तो क्वेश्चन मतलब अक्सर कर पूछे जाते हैं। इसको डिटेल में पढ़िएगा, पॉलिटी से पढ़िएगा। प्रांतों में द्वैत शासन कब आया, द्वैत शासन पद्धति में क्या था। तो द्वैत शासन पद्धति में केंद्रीय प्रशासन में जो होता था तो उसमें गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद होता था और प्रांतीय प्रशासन में गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सहायता से काम किया जाता था, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन में आरक्षित विषय राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, जो हस्तांतरित विषय थे उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह आता था। इसी 1919 के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार जो है वो भारत सचिव को दिया गया। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश करी है, हालांकि इस बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब इसको पॉलिटी में आपको पढ़ाऊँगा तो उस बुक में भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई। यानी जो हमने कहा 1919 में द्वैत शासन प्रांतों में था, उसको वहाँ पर अब समाप्त कर दिया जाएगा। अब वही प्रणाली कहाँ लागू की जाएगी? केंद्र स्तर पर लागू की जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि प्रांतों के प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया और रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत होते थे। जो बर्मा था उसको भारत से पृथक कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया? तो 1935 के जरिए अलग कर दिया गया। 3 श्रेणियों में बांटा गया विषयों को, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो नेहरू ने कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं पर इंजन नहीं, और इसको दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा। अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट इस पर आता है, उन्होंने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, और जिन्ना ने इसको पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कह करके अस्वीकृत कर दिया। इसी के आधार पर 1937 में चुनाव हुए थे। तो कांग्रेस ने 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत, असम पश्चिम उत्तर में मिलीजुली सरकार बनाई, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है 1935 में, एक नज़र देख लेते हैं। ऐसे ही आपको बता देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का विचार था, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, प्रांतीय स्वायत्तता इसमें की गई, संघीय न्यायालय की बात की गई, इसमें शक्तियों का विभाजन की बात की गई, इसमें संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भी किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो निर्वाचन का विस्तार तो 19 में ही कर दिया गया था, बर्मा को इससे अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और नेहरू का स्टेटमेंट, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी और दास्ता का अधिकार पत्र, ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है 1935। तो ये रहा हमारा जो संवैधानिक इतिहास है, उसको हमने अच्छे से पढ़ा। अब एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये लगभग 21 क्वेश्चन का है, तो कम समय में इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देखते जाते हैं। जहाँ विकल्प की जरूरत होगी पढ़ूंगा, अदरवाइज आपको सीधे आंसर बता दूंगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इनमें से इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया।
तो बिल्कुल व्यापारिक एकाधिकार 1813 में ही समाप्त हुआ था। 2 चीज़ बची रह गई थी, तो इसमें है, तो ये सही है आपका। पूछा भी है इसमें कौन सा कथन सही है। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। तीसरा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तीसरे में नहीं आया था, ये बाद में आया था। तो ये 1 2 इसका सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प इसका पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे नियमन का कारण क्या था? तो 1793 का मैंने आपको बताया कि कार्नवालिस से संबंधित था और उसमें वीटो पावर प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। तो और लेकिन इसमें एक बात और भी थी जो मैंने आपको कहा था, 1793 में थोड़ा मैं गलत बोल गया। 1793 में भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी नियंत्रक मंडल के सदस्यों को। और इसमें एक बात ये कही गई, जो कार्नवालिस ने किया, महसूस किया कि जिला कलेक्टर में जितनी पावर है वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए उसने इसकी शक्तियों को कम कर दिया था। तो यही इसमें दिया है कि किसने शक्तियों को वंचित कर दिया गया, तो इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 1813 में। केवल एकाधिकार पूछा है तो समाप्त किया गया 1813 में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? तो अवशिष्ट शक्तियाँ मैंने अभी आपको बताया है कि गवर्नर जनरल को दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन चिन्हित कीजिए, कौन सा गलत है? तो जैसे इसमें कहा गया कि अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो पहला ही आपको मिल गया, क्योंकि 1919 तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ना, तो मार्ले मिंटो कैसे हो सकता है? तो 1919 का है, तो पहला ही आपका गलत हो गया। असत्य कथन उत्तर तो आपको मिल गया, बाकी 3 पढ़ लीजिए। इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को 1921 में लागू किया गया। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जो आपका विकल्प होगा वो उत्तर में, यही जो ए है वो गलत है, यानी कि उत्तर आपका ए होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? तो इसमें देखिए बी विकल्प है, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता जो है वो इसमें किया गया है। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया? इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ के बैठे होंगे, पहला होगा, वैसे बता दे रहा हूँ। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटरी एक्ट के तहत, 4 सदस्यीय। चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर अधिनियम भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, तो 9 का सी यहाँ विकल्प सही हो जाएगा। अब एक मिलान का क्वेश्चन आ गया, इसको फटाफट मिला लेते हैं, कोड से इसको मैच करा लेते हैं, देखते हैं कौन सा होगा आंसर। एक तरफ दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके जरिए आया था? पिट्स इंडिया एक्ट, तो मिला दिया इसको। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस में हुई? 73 में हुई, 1773 में। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? तो 1813 में ही दी गई थी। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? तो चार्टर अधिनियम 1833 में हुई। तो ये आपका बिल्कुल मिल गया, 2 1 3 4 2 1 3 4 आपका बी विकल्प सही है, यानी कि 10 का बी हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस नियम के अंतर्गत की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी मैंने बताया पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि 11 का टी। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो चाय और चीन का भी व्यापारिक एकाधिकार कब खोया? 13 वाले में तो नहीं खोया था, तो उसके बाद जो आया था 1833 में, यानी कि 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया, तो बताइए कब दे दिया जाएगा शासन छीन के? अब ये तो बड़ा आसान है ना, क्रांति के बाद में, तो 1858 के अधिनियम के जरिए, सी। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है किसका आधार बनी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो 1919 का आधार बनी, उसी का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका विकल्प हो जाएगा बी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? अब बताइए, प्रांतों में और केंद्र में, दोनों में। तो प्रांतों में आएगी 1919 में, केंद्र में आएगी 1935 में। तो अभी कौन सा पूछा है? प्रांतों में तो 1919 में, 16 का सी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, संवैधानिक सुधार हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो बिना पूछे इसको टिक कर दीजिए, संवैधानिक सुधार से संबंधित ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव।
भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य तत्व समाहित थे। एक संघ का प्रावधान, हाँ एक संघ की बात कही गई थी। अखिल भारतीय संघ, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, ये भी सही है। प्रांतों में द्वैत शासन, ये 1919 की घटना है। और केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, ये भी इसमें नहीं था। तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा 18 का ए। अगला है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 के काउंसिल एक्ट के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया। निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? बताइए, अभी तो बताया था, जवाहरलाल नेहरू। यह किसने कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है। तो हमने पूरा देख लिया ये चैप्टर जो आपका था भारत में संवैधानिक विकास, बहुत अच्छे से इसको समझा और इसमें प्रैक्टिस सेट भी छोटा सा हल किया। इसके बाद कई टॉपिक आएंगे जो छोटे छोटे हैं, इसके विविध में है। इसका जो लास्ट चैप्टर है तो उसको लेकर के हम लोग आएंगे। उसमें बहुत हाईलाइट करने की नीड नहीं, जहाँ नीड होगी आपको बता देंगे, कंटेंट बेस्ड है तो, लेकिन बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।